We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them, and we've given a lot to Israel, frankly. I support for Israel's security and right to self-defense. We stand with Israel. When I am in the White House, I will bring with me an unshakable commitment to Israel's security and the friendships. आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे देश के बारे में चर्चा करेंगे जहां के लोग पूरी दुनिया पर आज की डेट में राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं और सबसे बिलियनियर लोग हैं। ये कौन सा देश है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। काफी छोटा सा देश है लेकिन ताकतवर इतना है ये देश कि ये अमेरिका, यूएस तक को, ये सुपर पावर अमेरिका तक को कंट्रोल करता है। देश का नाम क्या है वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये वॉर्स जो लड़ाई जाती हैं उन्हें कौन लड़ाता है, किसका दिमाग इनके पीछे होता है एक्चुअली में, और कहां से इन वॉर्स को लड़ाने का या इन वॉर्स को लड़ने का बजट जो है वो आता है, कहां से इस थॉट की शुरुआत होती है कि अब इस देश में ये रिजीम खत्म करनी है, इस सरकार को गिराना है, उस नई सरकार को लाना है, उस देश पर अटैक करना, ये सब कुछ की शुरुआत होती कहां से है। आज इस वीडियो में सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। किस बारे में हम बात कर रहे हैं और किस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं, वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वो कौन सा देश है जो सुपर पावर अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। वहां सरकार किसी की भी हो लेकिन पॉलिसीज इस देश के हिसाब से बनानी पड़ती हैं। तो मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो लड़ाई चल रही है ईरान के साथ, इजराइल और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें ट्रंप ने हाल ही में कई सारे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, वो अब हमला नहीं करेंगे ईरान पर। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ट्रंप की बातों में वो तो वक्त ही बता पाएगा। तो जैसे ईरान को निशाना बनाया गया ना, इससे दुनिया के कई देशों को अब तक निशाना बनाया गया है। कई देशों में वॉर्स हुई हैं, लेकिन इन वॉर्स के पीछे का मास्टरमाइंड कौन होता है, कहां से इन वॉर्स की शुरुआत होती है? तो वो वॉर्स को शुरू करने के लिए एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है डीप स्टेट। अब आपको लग रहा होगा कि ये डीप स्टेट क्या है। देखिए, ये जो शब्द है डीप स्टेट, इसे एक ग्रुप या किसी बॉडी की तौर पे कह लीजिए। इसको कहा जा सकता है कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई बॉडी जिसे बहुत बड़े बड़े लोग चलाते हैं। बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स होते हैं। वो कुछ देशों के गवर्नमेंट में बैठे टॉप लीडर्स भी हो सकते हैं, या इंटेल एजेंसी में बैठे बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी होते हैं। मिलिट्री और आर्मी में, अलग अलग देशों की मिलिट्री और आर्मी में जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे होते हैं वो होते हैं। बड़े बड़े एनजीओज के लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये लोग जो काम करते हैं वो करते हैं एक सीक्रेट मैनिपुलेशन पर, ये लोग काम करते हैं। ये ग्रुप ना तो आपको कहीं दिखेगा। डीप स्टेट को जो ताकतें चला रही हैं उसमें मेजॉरिटी नंबर कहते हैं ज्यूज का है, ज्यूज यहूदियों का है। और इसीलिए माना जाता है कि ये ग्रुप यूएस में काफी एक्टिवली काम करता है। और इसीलिए जिस देश का जिक्र मैं कर रही थी, जिस देश का नाम मैं आपको बोल रही थी, छोटा सा देश, उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल में ज्यूज की संख्या सबसे ज्यादा है और वो इस वक्त बहुत तेजी से बहुत पावरफुल देश बन रहा है। उसकी मोसाद के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है। ऐसे ही अपने मोसाद का इस्तेमाल करके वो कैसे अलग अलग देशों के बड़े बड़े टॉप लीडर्स पर प्रेशर बनाता है, कैसे अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी पॉलिसीज को मनवाने के लिए वो क्या कुछ करता है, सारा कुछ इसमें बताएंगे। और डीप स्टेट क्या काम करता है, डीप स्टेट किस तरीके से चलता है, ये भी इस वीडियो में क्लियर करूंगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका में काफी एक्टिवली काम करता है डीप स्टेट। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल के बाद अमेरिका ही वो कंट्री है जहां पर ज्यूज की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पर है, इसीलिए ये वहां बहुत एक्टिवली काम करता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई भी हो लेकिन उसकी पावर डीप स्टेट में जो शामिल लोग हैं उनकी पावर के सामने हमेशा कम ही मानी जाती रही है। और इसके सबूत भी कई बार अमेरिका से ही सामने आए हैं, जिसके बाद से इस ग्रुप के सच में होने की चर्चाएं काफी नॉर्मल हो चुकी हैं। यहां तक कि ये डीप स्टेट सोशल मीडिया की मदद से ये तय करता है कि कौन से देश में
किस टूल किट का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाए जाएं या सोशल मीडिया पर उस देश के मुद्दे उठाए जाएं और लोगों के बीच प्रोटेस्ट जैसा माहौल बनाया जाए। और ये सब करने के लिए इसके पास अरबों डॉलर का बजट होता है इस ग्रुप के पास। ये जो बजट एक तैयार किया जाता है किसी भी देश के रिजीम को खत्म करने के लिए या वॉर को शुरू करने के लिए, इस बजट का जो नाम होता है उसे ब्लैक बजट कहा जाता है। इसका पब्लिक में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। देखिए, अभी रिसेंटली ही जगदीप धनखड़ जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने दिसंबर 2024 में राज्यसभा के विंटर सेशन के दौरान इस डीप स्टेट का गंभीरता से जिक्र किया था, इस पर चिंता जताई थी। जिस वक्त राज्यसभा में विपक्ष के नेता मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, उन नारों के बाद जगदीप धनखड़ ने इंडिया में भी डीप स्टेट के बढ़ने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ये भारत की यूनिटी, भारत की सॉवरेनिटी और भारत की प्रोग्रेस में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। This is a very serious issue, and we need to have opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. तो अगर भारत जैसे बड़े देश के सदन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रह चुके लीडर इस डीप स्टेट की बात कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो है। और दो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, डेविड वाइस और थॉमस रॉस, इनकी एक बुक है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। इस बुक में डीप स्टेट कैसे काम करता है, कैसे एक विजिबल सरकार चलती है जो सबको दिखती है और कैसे बिहाइंड द सीन एक इनविजिबल सरकार चलती है, दोनों के बारे में इस बुक में लिखा गया है। इस बुक का नाम ही इनविजिबल गवर्नमेंट दिया गया है। देखिए, यूएस पर बार बार इजराइल को बेइंतहा सपोर्ट करने के लंबे समय से वहां पर आरोप लगते रहे हैं। उनके सिटीजन्स भी लगाते हैं, वहां सरकार में भी लगते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि यूएस जैसा सुपर पावर इजराइल के सामने चुप रहता है? इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है? इजराइल और उनकी जो ज्यूज कम्युनिटी है वो अमेरिका को कैसे कंट्रोल करती है? सबसे पहले आप स्क्रीन पर बढ़ते हुए डॉलर्स के इन नंबर्स को देख लीजिए। $310 बिलियन एंड काउंटिंग मोर। ये है यूएस की तरफ से इजराइल को दी गई अब तक की एड। जी हाँ, 1946 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में इजराइल बनने के बाद से 2022 तक का ये डेटा है। तो देखेंगे तो यूएस ने इजराइल को इतनी मदद की है। अब आप सिंपल सी एक बात सोचिए, एक देश जो अमेरिका के पास भी नहीं है, वो अमेरिका से करीब 5,000 माइल्स दूर तो हो गई, उसे अमेरिका इतनी मदद क्यों करता है? ऐसा रीजन क्या है कि अमेरिका इजराइल के इशारों पर चलता है, इतनी मॉनेटरी हेल्प करता है? यहां तक कि आप अंदाजा इस एग्जाम्पल से लगा लीजिए कि यूएस ने रशिया के दुश्मन यूक्रेन की हेल्प की थी। उस वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने भी गए थे। और इसी दौरान जो बाइडेन के टेन्योर में ही सऊदी से यमन वॉर के लिए यूएस ने अपना सपोर्ट खींच लिया था, वो भी ये बोलकर कि उस वॉर में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया के सामने 2023 में जब इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई, गाजा में मारे गए सिटीजन्स को, गाजा में मारे गए बच्चों तक को यूएस ने जेनोसाइड बोलने से मना किया था। उसने पूरी तरह से खुले तौर पर इजराइल को सपोर्ट किया था। We're also stepping up our diplomacy to end the war in Yemen, a war which has created humanitarian and strategic catastrophe. I've asked my Middle East team to ensure our support for the United Nations-led initiative to impose a ceasefire, open humanitarian challenge, and restore long dormant peace talks. This war has to end. And to underscore our commitment, we are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, including relevant arms sales. और तो और चाइना को तो यूएस सीधे धमकी देता है कि अगर ताइवान को छूने की कोशिश भी की तो वो उस पर हमला कर देगा। पर वेस्ट बैंक पर इजराइल जिन एरियाज को ऑक्यूपाई कर रहा है और करता जा रहा है या उसने करके रखा हुआ है, यूएस की बोलती उस पर बिल्कुल बंद है। यूएस उस पर कुछ नहीं बोलता। जो यूएस दुनिया भर के सामने पीस और ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ह्यूमन राइट्स का मसीहा बनता है, वो इजराइल के लिए इतना पार्शियल आखिर में क्यों है? वेल, द रीजन इज कि इजराइल बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूएस में अपनी लॉबी बनाकर रखा हुआ है।
अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इजराइल की यूनिवर्सिटीज से लेकर उनकी गवर्नमेंट तक, यूएस का सोशल मीडिया, उनके प्रिंट मीडिया, उनके कार्टून्स तक, इजराइल अपना प्रोपेगेंडा वहां के सिटीजन्स तक में फैलाकर रखता है और उसने पूरी तरीके से वहां पे फैलाया हुआ है। चलिए, डिप्लोमेटिकली प्रोपेगेंडा सेट करना तक तो ठीक है, बट डायरेक्ट यूएस के प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल कर अपना काम निकलवाना, इजराइल ये सब भी कर चुका है और करता है। उसके भी एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आपने हाल फिलहाल में ही सुना होगा। जेफरी एप्स्टीन को कई न्यूज आर्टिकल्स और इवन एफबीआई के मेमो में, जिसे लॉस एंजलिस फील्ड ऑफिस ने अक्टूबर 2020 में रिपोर्ट किया था, उसके हिसाब से कुछ सोर्सेज ऐसे मिले थे कि जेफरी एप्स्टीन वाज अ को-ऑप्टेड मोसाद एजेंट। इवन जॉर्ज बुश के टेन्योर में, यानी आज से 24 साल पहले, सेम बात का खुलासा किया गया था। उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। उस वक्त एक अमेरिकन सिटीजन ने जॉर्ज बुश को एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि नॉर्थ अमेरिका में कैसे इजरायली स्पाइस का जो नेटवर्क है वो बढ़ता जा रहा है, वो फैलता जा रहा है, जिसे आप खुद यानी जॉर्ज बुश भी इग्नोर कर रहे हैं। इजराइल के स्पाई एजेंट अमेरिकन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और उस लेटर में उस सिटीजन ने लिखा था और जॉर्ज बुश से सवाल पूछा था कि क्या प्रेसिडेंट को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है और क्या इसीलिए वो इस स्पाई नेटवर्क को इग्नोर भी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक इंसिडेंस क्लिंटन इंक नाम की एक बुक है। इसमें यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को नेतन्याहू ने धमकाया था। एक ऐसा इंसिडेंस इस बुक में है। इस दौरान नेतन्याहू ने क्लिंटन को इसलिए धमकाया था क्योंकि उनका जूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट जोनाथन पोलार्ड को उन्हें छुड़वाना था। यूएस ने उस जर्नलिस्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। उस वक्त इजराइल ने लिंकन की उनकी इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ इंटीमेट बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और उसके बाद उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने जोनाथन पोलार्ड को नहीं छोड़ा तो उनकी इस रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया जाएगा। इजराइल कैसे अमेरिका में लॉबी डिप्लोमेसी करता है, उसकी शुरुआत एकदम बेस से करते हैं। इजराइल अमेरिकन्स के बच्चों में अपने लिए एक सिंपैथी डेवलप करता है और आपको विश्वास भी नहीं होगा, ये बच्चों को अपने फेवर में करने के लिए अमेरिका के बच्चों को इजराइल की हिस्ट्री के कार्टून दिखाते हैं। वहां की फेमस कार्टून सीरीज सुपर बुक के बारे में आप थोड़ा देखिएगा। ये जो पूरी कार्टून सीरीज है, ये सिर्फ जूइश की और इजराइल की हिस्ट्री बताती है। इजराइल और जूइश की हिस्ट्री कितनी महान है, सिर्फ यही बताती है। इस सीरीज के एपिसोड नंबर 24 में बताया गया है कि जेरूशलेम में शुरू से ही जूइश रहते थे, जिन्हें काफी ज्यादा परसिक्यूट किया गया। इस कार्टून सीरीज का जो मेन कैरेक्टर हीरो जो है, वो जेरूशलेम को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया गया है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी एक वॉल बनाने की प्लानिंग करता है। कार्टून्स में ये दिखाया जा रहा है। एक और ऐसी सीरीज है जो ज्यादातर वहां पर दिखाई जाती है, वो है द प्रिंस ऑफ इजिप्ट। इट्स ऑलमोस्ट सेम। इसमें भी बताया गया है कि कैसे इजिप्ट के राजा ने जूइश को परसिक्यूट किया, दिखाया गया है कि उनको कितना परेशान किया गया, कैसे जूइश लोगों ने माइग्रेट किया। सो बेसिकली बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। बचपन से जो उन्हें दिखाया जाता है, जिस टाइप के कार्टून्स वो देखते हैं, तो वो उनकी मेमोरी में लंबे वक्त तक रहते हैं। फिर एक एज के बाद वो जूइश के लिए और इजराइल के लिए सिंपैथाइज हो जाते हैं, क्योंकि वो बचपन से वही सब कुछ देख रहे हैं, उनकी मेमोरी में वही है। इजराइल रिलीजियस इंटरप्रिटेशन की टेक्निक को भी अपने फेवर में यूज करता है। इतना पॉजिटिवली इजराइल ने इस टेक्निक को यूज किया है कि इसे सच में ये कमेंडेबल है, वाकई तारीफ के लायक है। America and most of Christianity are unaware of God's love for Israel and the Jewish people, yesterday, today, and forever. The Jewish people are a covenant people. Those covenants that God made with them still stand. They have not been replaced by the church, as many of you have been taught. The Jewish people are a cherished people. They are a chosen people. God chose those people. They are, the Bible says, the apple of God's eye. The apple is the pupil of your eye. So if you start picking on Israel, you're sticking your finger in the eye of God. Try sticking your finger in someone's eye and see how quick you get their attention. तो देखा आपने कैसे लोगों को ये बताया जाता है कि जूइश पीपल आर गॉड्स चोजन पीपल। और यूएस में ऐसे स्पिरिचुअल इवेंट्स ना होते रहते हैं और जहां ऐसी बातें बताई जाती हैं
तो इजराइल वोट बैंक पॉलिटिक्स किस हद तक कर चुका है या कर रहा है, कितने स्ट्रैटेजिकली वो प्लान बनाकर बैठा है। सोचिए अमेरिका के लोग कितनी सेंटिमेंट्स के साथ इजराइल को देखते हैं। और इजराइल ने ये जो सब कुछ किया बहुत ही स्ट्रैटेजिकली किया। सब कुछ रातों रात तो कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी ऐसा बदल नहीं गया रातों रात। इवन इजराइल का यूएस के इलेक्शंस में भी इतना इन्फ्लुएंस है कि सरकार किसी की भी हो, वहां पर जो भी प्रेसिडेंट बनता है उसे प्रो इजराइल पॉलिसीज बनानी ही पड़ती है। वर्ल्ड मैप पर अगर आप देखेंगे ना तो मैप पर शायद आपको जूम कर देखना पड़े एरिया वाइज। सिर्फ इतना छोटा देश है ये इजराइल, जूम करना पड़ेगा आपको। इजराइल की पॉपुलेशन भी चाइना, अमेरिका, इंडिया इन सब के आगे बहुत कम है। इजराइल की टोटल आबादी 10 मिलियन है, जिसमें यहूदियों की जो पॉपुलेशन है, जूस की जो पॉपुलेशन है वो 7.2 मिलियन है। और बाकी की जो पॉपुलेशन वहां रह रही है वो अरब्स के लोग हैं, अरबिक लोग हैं। और अगर पूरी दुनिया में यहूदियों की, जूस की पॉपुलेशन की बात करें तो 15.73 मिलियन टोटल पूरी दुनिया में इनकी पॉपुलेशन है। और अब इस 15.73 मिलियन में से भी 7.2 मिलियन अकेले इजराइल में रहते हैं। और उसके बाद अगर जूस सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में कहीं रहते हैं तो वो देश है अमेरिका, जहां 6 मिलियन जूस रहते हैं। देखिए किसी भी देश की आइडियोलॉजी बनती है वहां के स्टूडेंट्स से, क्योंकि इसी एज में स्टूडेंट्स पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, अपने ओपिनियंस फॉर्म कर रहे होते हैं। और यूनिवर्सिटीज लेवल से ही बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे एसोसिएशंस बनने शुरू हो जाते हैं, जहां पर अलाइनमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स के कि कौन कहाँ अलाइन हो रहा है। इसीलिए इजराइल अमेरिका में यूनिवर्सिटीज में भी अपना बहुत फोकस बनाकर रखा हुआ है। और इस काम को करने के लिए इजराइल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है ICS मीन्स इंस्टीट्यूट फॉर करिकुलम सर्विसेज, ये पूरी तरीके से इजराइल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, हेविली इजराइल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में जो पब्लिकेशंस पढ़ाए जाते हैं उन पब्लिकेशंस में प्रो जूइश हिस्ट्री को प्रोपगेट करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अब बात करते हैं मीडिया की। न्यूज देखकर या न्यूज आर्टिकल्स पढ़कर भी इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है और ओपिनियंस फॉर्म किए जाते हैं। अमेरिकन मीडिया को काफी ट्रस्टवर्दी माना जाता है। इंडियन मीडिया भी ग्लोबल इश्यूज में अमेरिकन रिपोर्ट्स को ही कोट करता है। तो द इंटरसेप्ट नाम की एक अमेरिकन न्यूज एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में एक्सपोज किया था कि कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और लॉस एंजलिस टाइम्स जैसे बड़े मीडिया ब्रांड्स में इजराइल ने कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है। द न्यू रिपब्लिक की रिपोर्ट के हिसाब से CNN, ABC और NBC पर क्या पब्लिश होगा और क्या पब्लिश नहीं होगा, ये सब कुछ इजराइल के हाथ में है डायरेक्टली। इनफैक्ट NBC और न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN के जो CEOs हैं वो यहूदी हैं, जूइस हैं। माइक्रोसॉफ्ट को तो पूरी दुनिया ही यूज करती है, हम सब जानते हैं। हम सब इसको यूज करते हैं। जो इसके फॉर्मर CEO रहे हैं स्टीव वॉलमर, वो भी ज्यूज थे। फिलहाल जो इसके CEO हैं वो सत्या नडेला हैं। गूगल के जो को फाउंडर हैं लैरी पेज, वो भी ज्यूज हैं। मार्क जकरबर्ग, उन्हें तो शायद वही लोग नहीं जानते होंगे आज की डेट में जो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, जो फेसबुक नहीं यूज करते होंगे, वरना उन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। ये भी ज्यूज हैं। डेल कंपनी का जो मालिक है माइकल डेल, वो भी ज्यूज है। एनवीडिया एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिका से काम करती है। उसके 6000 से ज्यादा जो एम्प्लॉइज हैं वो ज्यूज हैं। इस कंपनी के जो CEO हैं जेनसेंग हुआंग, कई न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देते वक्त भी वो ये बोल चुके हैं कि उनका जो 100% सपोर्ट है वो इजराइल को है। ओरेकल, इसे भी आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। इसके भी जो CEO हैं वो भी ज्यूज हैं। यूएस के कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में जो सिलिकॉन वैली है, वहां जो टेक्नो की टॉप कंपनियां हैं ना, उनके जो ओनर हैं, फाउंडर हैं, ज्यादातर ज्यूज है। और तो और फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2025 में लैरी पेज, मार्क जकरबर्ग जैसे बड़े नाम मिलाकर टोटल 267 ज्यूज को काउंट किया गया है, जो कि बिलियनियर लिस्ट में शामिल हुए थे 2025 की में। उनकी कुल संपत्ति को अगर जोड़ दिया जाए तो वो निकल कर आती है $1.7 ट्रिलियन। समझ रहे हैं, आपकी इनकी आबादी जितनी कम है ना, उतना ही इनका दुनिया पर कंट्रोल है। 2025-2026 के फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन थी, $4 ट्रिलियन रही थी। सोचिए 140 करोड़ की आबादी वाले देश में $4 ट्रिलियन, और इनके सिर्फ 267 लोगों के पास $1.7 ट्रिलियन के मालिक हैं इनके 267 लोग। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी टेक्नो इंडस्ट्री, मीडिया हाउसेज, सोशल मीडिया, इवन हॉलीवुड ऑल्सो ज्यूज से भरा पड़ा है। बचपन से ऑलमोस्ट ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लोगों का जो फेवरेट कैरेक्टर है ना, हैरी पॉटर,
उसका जो रोल जिस एक्टर ने किया है डैनियल रेडक्लिफ, वो भी ज्यू है। बट ये पब्लिकली ये बोल चुके हैं, क्योंकि जो लोग इस इंडस्ट्री में होते हैं वो पब्लिकली अपने रिलीजन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, वो सब कुछ मानते हैं, इसलिए ये पब्लिकली बोल चुके हैं ये एग्नोस्टिक एथिस्ट हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है उन्हें अपने ज्यूज होने पर प्राइड है। अब यहीं से आप समझ लीजिए कि ये लोग कहीं भी रहें, कुछ भी फॉलो करें, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, बट व्हेन इट कम्स टू देयर कंट्री, तब वो ज्यूज हैं, एक साथ खड़े होकर इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जो इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग इनसे सीख सकते हैं। और तो और एक इंसिडेंट्स आपको बताती हूँ। 2023 में इजराइल और पैलेस्टीन वॉर के वक्त दुनिया भर के कोने कोने से ज्यूज लोग, इजराइल के रहने वाले जो ज्यूज हैं, जो वहां के सिटीजन हैं, वो अपने देश वापस आए थे अपनी आर्मी के साथ लड़ने के लिए। तकरीबन 60,000 से ज्यादा इजरायली अपने जॉब्स छोड़कर वापस आए थे, और वो अलग अलग देशों में रह रहे थे सब। कोई ऑस्ट्रेलिया में था, कोई यूरोप में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, लेकिन सब अपने देश आए थे, अपने देश के साथ खड़े होने, उसे सपोर्ट करने, अपने देश के साथ लड़ाई करने। यही डिफरेंस है जो पूरी दुनिया में ज्यूज को इतना वैल्यूएबल नजरों से देखा जाता है। इंडिया में तो बॉर्डर पर लड़ रही सेना कोई पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, खुद जाकर लड़ना पड़े तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन हाँ, हम इनसे सीख सकते हैं। देखिए, देश जो है ना, कोई भी देश हो, वो लोगों से बनता है। वहां के लोग देश को लेकर कितने रिस्पॉन्सिबल है, उससे देश बनता है। और शायद ज्यूज की ये जो एकता है ना, वही एकता इजराइल को एक मजबूत देश, एक पावरफुल देश बनाती है आज की डेट में।